ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले बुद्धिमान किसान नरेश और उसके बेवकूफ परिवार की। एक दिन नरेश खेत में खुदाई का काम कर रहा था। तभी उसे जमीन के अंदर एक सोने का बना संदूक मिलता है। अरे, ये तो सोने का संदूक है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही ना? एक सोने से बना संदूक, वो भी मेरे खेत में। इससे पहले कोई संदूक को देख ले, मुझे घर जाना चाहिए। नरेश चुपचाप उस सुनहरे संदूक को लेकर अपने घर चला जाता है। घर में तो कोई नहीं है। लगता है सब मंदिर गए हैं। अच्छा ही हुआ, अब मैं आराम से इस संदूक को खोलकर देख सकता हूँ इसके अंदर क्या है। इतना बोलकर नरेश जादुई संदूक को खोलने की कोशिश करता है, पर वो संदूक नहीं खुलता है। ये संदूक खुल क्यों नहीं रही है? मैं तो अपनी पूरी ताकत लगाकर भी ये संदूक नहीं खोल पा रहा हूँ। नरेश संदूक खोलने का उपाय लगा ही रहा था, तभी उसकी पत्नी घर आ जाती है। अजी सुनते हो? हाँ, बोलो भाग्यवान, कहाँ गई थी? मेरी छोड़िए, आप पहले ये बताइए, आज इतनी जल्दी खेत से कैसे आ गए? और ये सुंदर सा संदूक किसका है? कितनी मनमोहक है इस संदूक की सुंदरता। मेरी बात ध्यान से सुनो राधा। मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो बात इस चार दीवारी के बाहर नहीं जानी चाहिए। समझ गई ना? हाँ, मैं समझ गई। अब बताइए भी, क्या बात है? मुझे यह संदूक अपने खेत से मिली है। इसे ध्यान से देखो। ये कोई ऐसी वैसी संदूक नहीं, बल्कि सोने की संदूक है। हे भगवान, आप सच कह रहे हैं? पर हमारे खेत में सोने की संदूक कहाँ से आई? मुझे भी पता नहीं है। मैं खुद घबराया हुआ हूँ। न जाने ये किसकी अमानत है। मैं तो कहती हूँ, आप इसे खोल कर देखिए। आखिर इसके अंदर है क्या? हो सकता है इसके अंदर खजाना हो। तुम्हें क्या लगता है, मैंने इसे खोलने की कोशिश नहीं की होगी? इस संदूक में तो कहीं ताला भी नहीं लगा है, फिर भी ये नहीं खुल रहा। आज मैं बहुत खुश हूँ, हमें तो लॉटरी लग गई है। नहीं राधा, ऐसा मत सोचो। ये हमारा नहीं है। किसी और की चीज को अपना मानना सही नहीं है। राधा, ये संदूक तुम किसी कपड़े से ढककर छुपा दो, ताकि कोई और इसे ना देख पाए। जी ठीक है। फिर राधा उस संदूक को दूसरे कमरे में छिपाकर नरेश के पास वापस आ जाती है। मैंने वो संदूक छुपा दिया, अब आप निश्चिंत हो जाइए। अरे राधा, आज बाकी सब कहाँ हैं? आज घर में कोई दिख नहीं रहा। रवि स्कूल गया हुआ है, माँ और हिना राशन लाने गई हैं। तुमने माँ और हिना को राशन लाने क्यों भेजा? तुम्हें पता है ना, वो दुकानदार हेमंत कितना बेईमान है। तुम्हें खुद जाना चाहिए था ना। मैंने कहा था उन्हें कि मैं चली जाती हूँ, पर माँ ने कहा मैं ले आऊंगी। अब मैं उनकी बात तो नहीं टाल सकती थी ना। अच्छा ठीक है, मैं एक बार देख आता हूँ। नरेश किराने की दुकान जाने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे उसका पड़ोसी सोहम मिलता है। अरे सोहम, तुम कब आए? तुम तो शहर गए थे ना काम करने। गया तो था, पर वहां मेरा काम कुछ अच्छा जमा नहीं, इसलिए वापस आ गया। कल रात ही तो गांव लौटा हूँ। ओह अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। कहीं भी चले जाओ, असली सुख तो अपने घर, अपने गांव में ही मिलता है। कह तो तुम सही रहे हो। अच्छा ये तो बताओ, यूं हड़बड़ाए कहाँ भाग रहे हो? मैं तो हेमंत के दुकान जा रहा हूँ। वो मेरी माँ और हिना वहां राशन लेने गई हैं। हेमंत की आदत अभी तक नहीं सुधरी? अभी तक वो मोल भाव में हेरा फेरी करता ही है क्या? कहाँ भाई, लालची लोग जल्दी सुधर सकते हैं क्या? पूरे गांव में एक उसी की किराने की दुकान है, इसलिए मजबूरन सबको वहीं से राशन लेना पड़ता है। अच्छा चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ।
इसके बाद वो दोनों साथ में हेमंत के दुकान में चले जाते हैं। अरे हेमंत, मेरी माँ और हिना राशन लेकर चली गई क्या? क्यों सुबह सुबह से मजाक करने आ गए हो भाई? वो दोनों तो यहाँ आए ही नहीं। अगर यहाँ नहीं आए तो कहाँ गए? नरेश परेशान होकर उन दोनों के बारे में सोच ही रहा था, तभी वो दोनों वहाँ आ जाती है। तुम दोनों कहाँ गई थी? भैया, आप सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। आज हम दोनों ने बहुत समझदारी वाला काम किया है। हाँ बेटा, ये देख, हमने एक लॉटरी की टिकट ली है, वो भी आधे दाम में, और दुकानदार ने कहा है ये लॉटरी लग ही जाएगी। तुम दोनों का दिमाग तो सही है ना? इस लॉटरी की तारीख तो कब की चली गई है। कम से कम तुम्हें तारीख देखकर तो टिकट खरीदनी चाहिए थी। ये सुनकर हेमंत जोर जोर से हंसने लगता है। नरेश, तेरा परिवार कितना बेवकूफ है। तुरंत दुकानदार की बातों में आ गए और बिना तारीख देके पैसे डुबा दिए। भैया, हमें तो उस लॉटरी वाले ने कहा कि इस टिकट से पक्का हमारी लॉटरी लगेगी। अरे मेरी बहना, तुझे इतनी भी समझ नहीं? अगर लॉटरी वाले को ये पक्का पता होता कि लॉटरी लगेगी तो वो खुद ही ना रख लेता। माफ करना बेटा, हमारा ध्यान इस बात पे नहीं गया था। अब तुम दोनों घर चलो, बाकी बातें घर जाकर ही होंगी। मैं बाहर कोई तमाशा खड़ा करना नहीं चाहता। नरेश, तुम सबके साथ घर जाओ। मुझे कुछ काम है तो मैं सीधा रात में ही लौटूंगा। फिर नरेश माँ और हिना के साथ घर चला जाता है। क्या बात है जी, आप लोग खाली हाथ आए हैं? राशन कहाँ है? कुछ मत पूछो भाग्यवान, माँ और हिना ने तो आज समझदारी की महारत हासिल कर ली है। हिना, कम से कम तुम तो बताओ क्या बात है? अरे भाभी, हमने ना राशन के पैसों से लॉटरी खरीद ली थी, पर उसकी तारीख कब की निकल गई। अरे तो मुझे बताती ना, मैं थोड़े और पैसे दे देती। हे भगवान, ये कैसा दिमाग दिया है तूने मेरे परिवार को? किसी को एक पैसे की भी अकल नहीं है। आप सब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये लॉटरी वगैरह से कुछ नहीं होता। अरे बेटा, हम तो तेरा बोझ हल्का करने के लिए ये सब करते हैं, ताकि घर में ज्यादा पैसे आएं और तुझे मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। मेहनत के पैसे हक के होते हैं। ये लॉटरी अगर लग भी गई तो वो पैसे कभी अच्छे काम में नहीं आएंगे। अच्छा जी, अब आप ज्यादा गुस्सा मत कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। थोड़ी देर बाद नरेश आराम से बैठकर खाना खा रहा था। तभी रवि घर आता है। पिताजी, आज तो स्कूल में मजा ही आ गया। अच्छा, ऐसा क्या किया तूने जो इतना खुश है? आज मैंने एक बच्चे की मदद की। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी तो बता, क्या मदद की है तूने? पिताजी, वो हेमंत काका का बेटा है ना चिंटू, उसके पास पैसे नहीं थे किताबों के लिए, इसलिए मैंने उसे अपने किताब और कुछ पैसे दे दिए। आज तूने भी मूर्खता कराई। अरे बेवकूफ, उस हेमंत के पास पैसों की कमी थोड़ी है। वो तो लोगों को लूट लूट कर अपनी जेब भरता है। ये बता, जिसके पिता के पास इतने पैसे होंगे उसे कुछ भी दिक्कत हो सकती है क्या? हाँ पिताजी, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। सोचने के लिए दिमाग हो तब ना। जाकर भोजन कर ले। ना जाने भगवान कब तुम सबको बुद्धि देंगे। अब रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। अचानक नरेश की आँख खुलती है और वो उस संदूक वाले कमरे से एक तेज रोशनी आते हुए देखता है। ये रोशनी किस चीज की आ रही है? नरेश हैरान होकर उस कमरे में जाता है। वहाँ उसे संदूक खुला हुआ दिखता है।
ये संदूक अपने आप कैसे खुल गया? इसके अंदर से तो अद्भुत रोशनी आ रही है। फिर नरेश उस संदूक के अंदर हाथ डालता है और उसके अंदर से एक चमत्कारी लड्डू निकलता है। ये क्या मजाक? जिस तरह से ये संदूक बंद था, मुझे तो लगा इसमें कोई अनमोल चीज होगी, पर इसके अंदर तो बस एक मामूली सा लड्डू है। नरेश निराश होकर वो लड्डू उसी संदूक के अंदर रखकर सोने चला जाता है। फिर अगली सुबह, रवि के बापू उठिए। अरे क्या हो गया भाग्यवान? क्यों सुबह सुबह घर सर पर उठा रखी हो? बात ही कुछ ऐसी है, आपको खबर भी है गांव में क्या हो रहा है। कुछ बोलोगी तब ना पता चलेगा। अब बताओ भी, क्या आफत आ गई है? कल रात गांव में चोरी हो गई, बहुत लोगों के कीमती सामान गायब है। यह तुम क्या कह रही हो? हमारे गांव में चोरी? तो पहली बार सुना है मैंने। हाँ वही तो, हमारे गांव में अचानक से चोरी होना शुरू हो गई है। हमें काफी चौकन्ना रहना होगा। अच्छा, तुम घर का ध्यान रखना, मैं थोड़ा गांव वालों से खबर लेकर आता हूँ। नरेश गांव की सैर करने निकलता है। तभी उसे सोहम एक पेड़ के नीचे बैठा मिलता है। क्या हो गया सोहम तुम्हें? इतने उदास क्यों बैठे हो? मेरी एक कीमती चीज खो गई है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उसे कहां ढूंढूं। आपके घर भी चोरी हो गई क्या? चोरी नहीं तो। अच्छा नरेश, मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। चोरी की बात सुनते ही सोहम डर कर फौरन वहां से भाग जाता है। अब इसे क्या हो गया? खैर, मुझे अपने घर का अच्छे से ख्याल रखना होगा। मेरे घर में तो सोने का संदूक भी है। मैं घर वालों के भरोसे नहीं बैठ सकता हूँ। उनका क्या भरोसा? अपनी बेवकूफी में वो लोग चोर को खुद ही न्योता दे देंगे। नरेश अपने घर चला जाता है और चोर के डर से कुछ दिन तक उस संदूक की बहुत कड़ी पहरेदारी करता है। फिर एक रात उसे फिर से संदूक के अंदर से एक रोशनी आती दिखती है और वो उस कमरे में चला जाता है। आज तो मैं संदूक का रहस्य जान कर ही रहूंगा। आखिर ये हर रात को इतनी चमकती क्यों है? नरेश संदूक के अंदर हाथ डालता है और उसे इस बार 2 लड्डू मिलते हैं। पिछली बार तो इसमें एक ही लड्डू था, आज 2 कैसे हो गए? कहीं ये कोई जादुई संदूक तो नहीं? मुझे बहुत भूख लगी है, एक बार इसे खाकर देखता हूँ। नरेश उत्सुकता के मारे दोनों लड्डू खा लेता है। लड्डू खाते ही उसके पेट में जोरों का दर्द होना शुरू हो जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या खा लिया? मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, कोई बचाओ मुझे। पेट दर्द के मारे नरेश उसी वक्त बेहोश हो जाता है। फिर अगली सुबह उसके घर के बाहर मुखिया और गांव के कुछ लोग जमा हो जाते हैं। नरेश, बाहर आओ, अनर्थ हो गया, जल्दी बाहर आओ। नरेश को होश आता है और वो शोर सुनकर तुरंत बाहर निकलता है। क्या हुआ मुखिया जी, सुबह सुबह सब यहाँ? नरेश, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। तुम तो गांव के सबसे बुद्धिमान इंसान हो, कुछ उपाय लगाकर उस चोर को पकड़ो। आपके घर भी चोरी हो गई क्या? मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जितने जेवर पैसे जमा करके रखे थे, उस नास पीटे चोर ने सब चोरी कर लिया। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? ये सब सुनकर नरेश मन में सोचता है, आखिर गांव में चल क्या रहा है? दिन ब दिन उस चोर का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे कुछ करना होगा।
फिर नरेश मुखिया से कहता है, मुखिया जी, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं कुछ सोचता हूँ। मैं वादा करता हूँ उस चोर को जल्द ही ढूंढ निकालूंगा। आप सब घर जाइए। इतना बोलकर नरेश घर के अंदर जाकर बैठ जाता है। तभी हिना वहां आकर चुपचाप खड़ी हो जाती है और मन में सोचती है, मैंने कल फिर से बिना तारीख देखे लॉटरी की टिकट खरीद ली थी। अब ये बात मैं भैया को कैसे बताऊं? वो तो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। नरेश हिना की मन की बात सुन लेता है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। क्या कल तुमने फिर से लॉटरी की टिकट खरीदी थी? भैया, आपको कैसे पता चला? मैंने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं। जाओ, भाभी के साथ खाना बनाने में मदद करो। हिना को वहां से भेजकर नरेश हैरान होकर खुद से कहता है, मैंने हिना की मन की बात कैसे सुन ली? कहीं ये उस जादुई लड्डू के कारण तो नहीं हुआ? हाँ, हो सकता है। जब से मैंने वो लड्डू खाया मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। इतना सोचकर नरेश उस संदूक वाले कमरे में चला जाता है। इस बार संदूक उसके खोलने से खुल गया था। उसके अंदर से एक जादुई चिट्ठी निकलती है। मैं एक जादुई चिट्ठी हूँ। इस संदूक का सारा रहस्य मुझ में लिखा है। ऐ जादुई चिट्ठी, मुझे इस संदूक के बारे में सब कुछ जानना है। ये संदूक जिसके पास भी रहता है वो इस संदूक का मालिक बन जाता है। इसके अंदर हर रात एक लड्डू प्रकट होता है। वो लड्डू जो भी खाता है वो लोगों की मन की बातें सुन सकता है। पर ध्यान रहे, एक लड्डू का असर केवल एक दिन तक ही रहेगा। इतना बोलकर वो चिट्ठी गायब हो जाती है। भगवान तेरा शुक्रिया, तूने मुझे बहुत बड़ा वरदान इस जादुई संदूक के रूप में दे दिया। अब मैं इस जादुई शक्ति से उस चोर का पता लगाऊंगा। इतने में राधा उस कमरे में आ जाती है। आप इस संदूक के पास क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तो बस देखने आया था कि ये संदूक हिफाजत से है कि नहीं। रवि के बापू, मैं क्या कहती हूँ, इस सोने के संदूक को बेच दीजिए। इससे हमें बहुत पैसे मिलेंगे। वैसे भी ये हमें मिला है तो हमारा ही हुआ ना। खबरदार, अगर इस संदूक को बेचने का सोचा भी तो जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। मैं जितना कमाता हूँ भगवान की दया से उतना हमारे घर के लिए बहुत। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत कीजिए। वैसे आज खेती करने नहीं जाना है क्या? अभी तक आप घर पर ही हैं? हाँ, बस जा ही रहा हूँ। पर मेरी नामौजूदगी में तुम इस संदूक का ध्यान रखना। आजकल गांव में काफी चोरियां हो रही हैं। इतना बोलकर नरेश खेती करने चला जाता है। तब सोहम भी वहां आ जाता है। नरेश, कल मैं शहर वापस जा रहा हूँ। क्यों भाई, गांव में रहने का मन नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है, मैंने शहर में घर लिया है। अब मैं वहीं रहूंगा, कभी कभी यहाँ आता रहूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। जाओ जाओ भाई, तरक्की करो। अच्छा, ये तो बताया ही नहीं तुमने कि तुम्हारी कौन सी चीज खो गई थी? अरे नहीं, रहने दो, अब उसकी जरूरत नहीं है। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अब किसी भी चीज का कोई दुख नहीं है मुझे। अच्छा भाई, ठीक है, कभी कभी हम सबसे मिलने गांव आते रहना। और हाँ, आज रात मेरे घर खाने पर जरूर आना। आज दावत है तुम्हारी। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? ऐसे कैसे जरूरत नहीं है? तुम हमारे अपने हो, शहर तरक्की करने जा रहे हो, एक दावत तो बनती है। साथ बैठकर खाएंगे और खूब बातें करेंगे। क्या पता फिर कब मिलना होगा। अच्छा ठीक है, मैं समय पर आ जाऊंगा। इतना बोलकर सोहम वहां से चला जाता है। फिर खेत में काम करते करते शाम हो जाती है और नरेश वापस अपने घर लौटता है। राधा, ओ राधा, पानी लाना, आज तो बहुत थक गया हूँ। ये लीजिए पानी। क्या बात है जी, आज तो लग रहा बहुत जोरों की मेहनत की है आपने खेत में। हाँ,
अभी फसल का मौसम चल रहा है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यही तो समय है जब जम के खेतों में फसल होती है। चलिए, इतने दिनों में कुछ तो अच्छा सुनने मिला, नहीं तो कुछ दिनों से बस चोरी चकारी की ही बातें सुनने मिल रही थी। अरे हाँ, बातों बातों में तो मैं बताना ही भूल गया। आज मैंने सोहम को घर पर भोजन के लिए बुलाया है, तो 4-5 स्वादिष्ट पकवान बना देना। ठीक है, मैं अभी से ही खाना बनाने में लग जाती हूँ, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। राधा खाना बनाने चली जाती है। फिर नरेश उस संदूक के पास जाता है, पर वहाँ वो जादुई संदूक नहीं रहता है। संदूक कहाँ गया? सुबह तो यहीं था। राधा ने हटाकर कहीं और तो नहीं रख दिया? नरेश परेशान होकर राधा को बुलाने लगता है। राधा, जल्दी आओ। क्या हो गया? इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हो? तुमने वो संदूक कहीं और रखा है क्या? नहीं तो, मैंने तो काफी समय से वो संदूक देखा भी नहीं। मुझे लगा कि आप अपने साथ ले गए हैं। मैं भला अपने साथ संदूक क्यों ले जाऊंगा? सच सच बताओ, कहीं तुमने वो संदूक बेच तो नहीं दिया? सुबह ही तुम उसे बेचने की बात कर रही थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने वो संदूक नहीं बेचा। तभी माँ भी उस कमरे में आ जाती है। अरे, ये तुम लोग शोर मचाए क्यों बैठे हो? कोई पहाड़ टूट पड़ा क्या सर पर? वैसे नरेश बेटा, ये ले कुछ पैसे। माँ, ये पैसे तुम कहाँ से लाई हो और मुझे क्यों दे रही हो? तेरे पैसे तुझे ही ना दूंगी पागल। मेरे पैसे? माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। अरे बेटा, यहाँ ना एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे कबाड़ी वाले को बेच दिया। ये देख, कबाड़ी वाले ने उस संदूक के अच्छे खासे पैसे दिए हैं। अरे माँ, ये क्या बेवकूफी वाला काम कर दिया तुमने। तुमने एक जादुई संदूक को कबाड़ी वाले को कबाड़ा समझकर बेच दिया। क्या वो एक जादुई संदूक था? हाँ माँ, वो सोने से बना एक जादुई संदूक था। अच्छा, मुझे जल्दी बताओ, वो कबाड़ा वाला किस तरफ गया है? बेटा, वो तो अभी अभी बाजार की ओर निकला है। ये सुनते ही नरेश दौड़ते हुए कबाड़ी वाले को ढूंढने निकल जाता है। पूरा गांव घूमने के बाद भी वो कबाड़ी वाला नरेश को कहीं नहीं मिलता है। इसीलिए नरेश दुखी होकर अपने घर की दहलीज पर बैठ जाता है। तभी रवि वहां आकर कहता है, पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? बेटा, तूने किसी कबाड़ी वाले को गांव से बाहर जाते हुए देखा है क्या? अच्छा, वो कबाड़ी वाला, वो तो गांव से बाहर जाने का रास्ता भूल गया था। मैंने उन्हें बाहर जाने का रास्ता बता दिया। उनके हाथ में एक सुनहरे रंग की संदूक भी थी। मैंने सोचा खरीद लूं, पर उसने ज्यादा दाम बताए, इसलिए छोड़ दिया। हे प्रभु, मैंने मूर्ख लोगों की फौज खड़ी कर रखी है। अरे बेवकूफ, मैं तो तुझे इतने पैसे देता हूँ, वो संदूक खरीद लेता तो क्या ही हो जाता। खैर, मेरी ही मती मारी गई थी, जो मैंने तुम लोगों से समझदारी की उम्मीद कर ली। उसी वक्त सोहम भी वहां आ जाता है। नरेश, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो बेचारे रवि पे? कुछ नहीं भाई, आओ घर के भीतर आओ, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। फिर वे लोग घर के अंदर चले जाते हैं। राधा, भोजन तैयार हो गया क्या? सोहम आ गया है, भोजन लगवा दो। राधा भोजन लेकर आती है। फिर वो लोग शांति से खाने लगते हैं। अरे भाभी, भोजन तो बहुत स्वादिष्ट है। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। अरे भैया, आप खामखा मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। खामखा क्यों? सच ही तो कह रहा हूँ। क्यों नरेश, सही कहा ना मैंने? हाँ भाई। क्या बात है नरेश, जब से मैं आया हूं तुम कुछ उलझे उलझे से लग रहे हो। कोई बात हो तो बताओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम भोजन का आनंद लो, सब ठीक है।
इसके बाद सोहम मजे से खाना खाने लगता है। फिर वो मन में सोचता है, गांव से तो काफी माल हाथ लग गया है। कोई ये सोच भी नहीं सकता कि गांव का वो शातिर चोर और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। कल सुबह होते ही मैं शहर निकल जाऊंगा, फिर कोई मुझे नहीं पकड़ पाएगा। सोहम के मन की बात नरेश सुन लेता है, क्योंकि जादुई लड्डू का जादू बेअसर होने में अभी भी कुछ पल बाकी थे। सोहम के मन की बात सुनकर नरेश हैरान होकर मन में कहता है, क्या ये सोहम ही वो शातिर चोर है? नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना भोला भाला दिखने वाला इंसान इतना कपटी कैसे हो सकता है? सच में घोर कलयुग आ गया है। मुझे इस सोहम की सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी। खाना खत्म होते ही सोहम सबको अलविदा करने लगता है। चल भाई नरेश, अब मैं जा रहा हूँ। सुबह सुबह मुझे शहर के लिए निकलना भी है। तो हम कल शहर जाने से पहले एक बार मुझसे मिलने जरूर आना। मैं तुम्हें बस अड्डे तक छोड़ने जाऊंगा। अब इसकी क्या जरूरत है नरेश? क्यों इतनी परेशानी उठा रहे हो? मैं खुद चला जाऊंगा। नहीं सोहम, मैं सच में तुम्हें आखिरी बार अच्छे से अलविदा करना चाहता हूं। आखिर तुम मेरे इतने अच्छे पड़ोसी जो हो। अच्छा ठीक है, कल आ जाऊंगा तुम्हारे घर, पर जल्दी उठ जाना, मुझे सुबह ही निकलना होगा। इतना बोलकर सोहम अपने घर चला जाता है। फिर राधा नरेश से पूछती है, क्या बात है जी, आजकल बड़ी मित्रता बढ़ रही है सोहम भैया से। पहले तो इतने घनिष्ठ मित्र नहीं थे वे आपके। राधा, कल सोहम के आने से पहले तुम अपने सारे जेवर निकालकर आंगन में रख देना। आपका दिमाग तो सही है ना? गांव में चोर घूम रहे हैं और आप मुझे जेवर खुले में रखने को कह रहे हो। कहीं मेरे जेवर चोरी हो गए तो? मैं जितना कह रहा हूं उतना करो, कल तुम्हें सब पता चल जाएगा। भगवान ही जाने आपके इस चतुर दिमाग में आखिर चलता क्या रहता है। अगली सुबह नरेश मुखिया के घर जाता है। मुखिया जी, जल्दी मेरे घर चलिए, आज उस चोर का पर्दाफाश होगा। तुम्हें चोर मिल गया? मुझे पता था तुम चोर ढूंढ ही निकालोगे। जल्दी बताओ, कौन है वो बेशरम इंसान जो लोगों के खून पसीने की कमाई को चुराता है? मुखिया जी, आप मेरे घर चलिए और अपने आंखों से खुद ही देख लीजिए। मैं नाम बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा। नरेश मुखिया जी के साथ अपने घर चला जाता है और अपने आंगन में लगे एक पेड़ के पीछे छिप जाता है ताकि कोई उन दोनों को देख ना सके। राधा ने नरेश के कहने पर आंगन में अपने सारे गहने बिना ढके रख दिए थे। मुखिया जी, ध्यान से देखिएगा, अभी चोर आपके आंखों के सामने आएगा। थोड़ी देर में सोहम वहां आता है और गहनों को देखकर खुश हो जाता है। इतने सारे गहने, मेरी तो आज लॉटरी लग गई। शहर जाने से पहले एक और मौका मिल गया हाथ साफ करने का। अब जब भी पैसे की तंगी होगी गांव आ जाया करूंगा चोरी करने। यहाँ के लोग के पास बहुत पैसा है। इतना बोलकर सोहम गहने उठाने लगता है। तभी नरेश और मुखिया जी उसके पास आ जाते हैं। सोहम, तेरा असली चेहरा हमारे सामने आ गया है। मुखिया जी ने तेरी सारी काली करतूतें तेरे मुंह से सुन ली हैं। सोहम, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तू चोर निकलेगा। तू तो बचपन से इस गांव में खेला कूदा है, यहीं पला बढ़ा है, फिर तू अपने गांव वालों के साथ धोखा कैसे कर सकता है? अच्छा, तो इसीलिए तूने मुझे अपने घर बुलाया था ना, ताकि तू मुझे पकड़ सके। मानना पड़ेगा तेरी तरकीब को, बड़ी शातिर थी। तूने गरीब लोगों के आंखों में आंसू लाकर अच्छा नहीं किया। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। मुझे चोरी करने की लत लग चुकी है। ये मेहनत मजदूरी मुझसे नहीं होती। शहर जाकर तू बिल्कुल बदल गया है। तुझे तो जेल में होना चाहिए। शुक्रिया नरेश, तुमने अपनी समझबूझ से असली चोर का पता लगाया। अब मैं अपनी बेटी की शादी कर पाऊंगा। आज तूने एक बाप की लाज रख ली। इतना बोलकर मुखिया सोहम को पुलिस के हवाले करने चला जाता है।
गांव में चोरियां होनी बंद हो जाती हैं, सब शांति से रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद राधा नरेश से कहती है, कितनी बुरी किस्मत है ना हमारी। हमारे हाथ एक जादुई संदूक आया, पर हमारी बेवकूफी के कारण हमने उसे गवा दिया। ये तो वही बात हो गई, हाथ को आया मुंह को ना लगा। राधा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बोला आपने। भगवान जो करता है उसमें हमारा ही भला छिपा होता है। इन सब से एक बात तो सीखने मिली कि कैसी भी परिस्थिति हो, हम बिना जादू के भी अपनी समझ बूझ से उस परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जादू हमेशा हमारे साथ नहीं रहता, आखिर में बचती है तो हमारी अकल ही। अरे हाँ, हर समस्या का समाधान हमारे शांत दिमाग में होता है। हमें किसी भी समस्या में डरना छोड़कर शांति से उसका उपाय सोचना चाहिए। अब रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। फिर दूसरे कमरे में एक तेज रोशनी चमकने लगती है, जिससे नरेश की नींद टूट जाती है और वो उस कमरे में चला जाता है। ये तो वही जादुई संदूक है। मेरे असली मालिक तो आप हैं। मैं जहाँ भी जाऊंगा वापस आपके पास ही लौटूंगा। आज से मैं आपके साथ ही रहूंगा। अब से मुझे आपके सिवा कोई नहीं देख पाएगा। तो इस तरह नरेश की चतुराई से एक शातिर चोर का पर्दाफाश होता है और उसे उसका जादुई संदूक भी वापस मिल जाता है। नरेश उस संदूक के जादू को भलाई के काम में लगाता है और सबकी मदद करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।